नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लगाने वाले हैं सीटेट 2026 प्रैक्टिस सेट 1। ये मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये वो क्वेश्चन है जो चुनिंदा हैं और पेपर में आने का जिनके चांसेस ज़्यादा हैं। चैप्टर 1 से लिए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द लर्निंग, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। चलिए तो शुरू करते हैं। आप अपना पेन और नोटबुक ले लीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन के आंसर लगाइएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला है विकास से तात्पर्य। विकास से क्या तात्पर्य है? केवल शारीरिक वृद्धि, मतलब जो हमारा शरीर बड़ा होता है उसके बारे में है। केवल मानसिक परिवर्तन, हमारे सोचने की जो शक्ति बदल जाती है उसके बारे में है। समग्र परिवर्तन या केवल सीखना, किसको हम विकास कहेंगे आपको ये बताना है। कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। विकास तो पूछा ही जाएगा आपसे, ध्यान रखना। शारीरिक वृद्धि को कहेंगे आप, वजन बढ़ना, मांस बढ़ना। मानसिक परिवर्तन को कहेंगे जो हम सीखने, जो हमारा मानसिक परिवर्तन हो जाता है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। या समग्र परिवर्तन को कहेंगे या केवल सीखने को कहेंगे। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? ठीक है, चलिए चलते हैं। इसका वाला उत्तर सही होगा हमारा सी वाला। कौन सा सही होगा? सी इसका उत्तर एकदम सही है, ध्यान रखना है। अगला चलें। अगला प्रश्न संख्या है, इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले। व्याख्या में क्या कह रहे हैं? विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पक्षों का समग्र परिवर्तन। समग्र मतलब सभी में परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 2, जो कि सीटेट 2019 में आया था। अधिगम की सही परिभाषा। अधिगम की सही परिभाषा क्या है? अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है लर्निंग। अब लर्निंग की सही परिभाषा क्या है? जन्मजात व्यवहार, जो बच्चा जन्मजात व्यवहार कर रहा है मतलब जन्म से ही वैसा है, वो वाली होगी। अस्थायी परिवर्तन होगा, अनुभव में स्थायी परिवर्तन होगा, या केवल पुस्तक ज्ञान होगा। तो जो हम सीख के अनुभव में स्थायी परिवर्तन करते हैं, स्थायी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, तो वही वाला उत्तर इसका सी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप अपना उत्तर चेक कर लीजिएगा। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 3। विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? देखो, विकास हमारी समझ में आ गया कि समग्र को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? रुक रुक कर होगा, आकस्मिक होगा, निरंतर होगा, अस्थायी होगा। कौन सा होगा बताइए? मतलब विकास हमारा जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो रुक रुक कर होते हैं, अचानक से, या निरंतर या अस्थायी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर। विकास जो है वो निरंतर चलता है। आपने सुना होगा मृत्यु तक व्यक्ति सीखता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4, विकास किस पर निर्भर करता है? ये सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। केवल वंशानुक्रम पर, पर्यावरण पर, वंशानुक्रम और पर्यावरण, या केवल शिक्षा पर? बताइए। यानी माता पिता पर निर्भर करेगा केवल, या बाहर के जो पर्यावरण है उस पर, या दोनों पर? दोनों पर करेगा, या केवल शिक्षा पर करेगा? विकास किस पर निर्भर करेगा? तो इसमें दोनों आएंगे, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला। प्रश्न संख्या चलते हैं। देखिए, विकास पर जैविक व पर्यावरणीय दोनों कारकों का प्रभाव, दोनों कारक प्रभाव डालते हैं। प्रश्न संख्या 5, बच्चे लिंग भूमिकाएं, जेंडर रोल, निम्नलिखित में सभी माध्यमों से सीखते हैं सिवाय। मतलब जेंडर रोल सभी में सीखेंगे। जेंडर रोल क्या होते हैं? जैसे लड़कियों को ये काम करना है, लड़कों को ये काम करना है ना। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग वर्क होते हैं, उनको जेंडर रोल कहा जाता है। तो समाज से सीखेंगे, सामाजिकरण से, संस्कृति से सीखेंगे, ट्यूशन से सीखेंगे, या मीडिया से सीखेंगे। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो चर्चा होती है समाज में भी होती है, लड़के लड़की कामों की, संस्कृति में भी होती है। तो सिवाय ट्यूशन या निजी शिक्षण के अलावा बाकी सब में गर्ल्स और बॉयज़ के रोल, यानी बच्चे लिंग भूमिकाएं, जेंडर रोल समझते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। देखिए, उसका व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में देखिए, लिंग भूमिकाएं मुख्य रूप से सामाजिकरण, संस्कृति, परिवार, समाज, मीडिया के माध्यम से विकसित होती है। ट्यूशन या निजी शिक्षण का लिंग भूमिकाओं के निर्माण में प्रत्यक्ष और स्वाभाविक योगदान नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6, अधिगम होता है। अधिगम होता है केवल विद्यालय में, यानी केवल स्कूल में अधिगम होगा बच्चा, या केवल घर पर ही अधिगम होगा, हर स्थान पर अधिगम होता है, या केवल पुस्तकों से अधिगम होता है? बच्चा कैसे सीखता है? मतलब केवल विद्यालय में सीखेगा,
केवल घर में सीखेगा, हर स्थान पर सीखेगा, या केवल पुस्तक में सीखेगा? बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका? इसका उत्तर सही होगा हर स्थान पर। हर स्थान पर सीखी हुई चीज़ अधिगम कहलाती है, ध्यान रखना है। जैसे हम अलग अलग चीज़ें अलग अलग सीखते हैं, कभी किसी को कुछ देख के सीख लिया, कभी किसी के यूट्यूब से सीख लिया, कभी टीचर से पढ़ लिया, कभी स्कूल में, इस तरीके से। प्रश्न संख्या देखिए, अधिगम औपचारिक, अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से हर जगह होता है। औपचारिक कहते हैं जैसे स्कूल, और अनौपचारिक कहते हैं जैसे बाहर की चीज़ों से जो सीखते हैं वो अनौपचारिक में आता है। आगे चलते हैं। मानकीकृत परीक्षणों, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रमुख आलोचना यह है कि, सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षणों, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रमुख आलोचना यह है कि उसकी भाषा समझने में कठिन होती है। इन परीक्षणों को बड़े समूह पर लागू नहीं किया जा सकता। ये बच्चे की क्षमताओं के स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं, या ये मुख्यतः मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती होते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो गलत है? बाकी 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ऊपर लिखा है मानकीकृत परीक्षणों की प्रमुख आलोचना, तो प्रमुख आलोचना क्या है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ये वाला, ये मुख्यतः मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती होते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में क्या है? व्याख्या कह रहा है कि ये मुख्यतः मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए पक्षपाती होते हैं। मानकीकृत परीक्षण अक्सर शहरी या मुख्य धारा की संस्कृति पर आधारित होते हैं, जिससे वो विभिन्न सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, यानी हमने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट किया तो वो पूरे हर तरह के बच्चों पर लागू नहीं होता है, इसीलिए ये पक्षपात का कारण बनते हैं, ठीक है ना। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 8। विकास का क्रम कैसा होगा? विकास का क्रम कैसा होगा? देखो, अनियमित होगा, अनिश्चित होगा, आकस्मिक होगा, उल्टा होगा। क्रम क्या होता है? विकास का क्रम ये होता है कि पैरों से ऊपर की तरफ हो रहा है, सिर से पैरों की तरफ हो रहा है, या पूरी बॉडी का हो रहा है, या लगातार हो रहा है ना, या एक निश्चित हो रहा है, या कभी कभी हो रहा है। तो अनियमित, निश्चित, आकस्मिक, उल्टा, कौन सा विकास का सही क्रम होगा? तो विकास का सही क्रम एक निश्चित होता है। बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप अपना उत्तर चेक कर लें। तो विकास सिर से पैर और सरल से जटिल क्रम में होता है। सिर से पैर की तरफ होगा, और सरल मतलब ये सरल है, और इस सरल से कहाँ होगा? जटिल की तरफ होगा। ध्यान रखना है, चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, और सिर से पैर की तरफ विकास चलता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 9। विकास और अधिगम का संबंध, विकास और अधिगम का संबंध अलग अलग है, संबंधित है, परस्पर संबंधित है, विरोधी है। विकास होता है हमारे शरीर का डेवलपमेंट होना, और अधिगम होता है सीखना। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा परस्पर संबंध है, एक दूसरे से सही है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला सही होगा। विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है जी। अगला चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। अधिगम विकास को कैसे प्रभावित करेगा? अधिगम विकास को कैसे प्रभावित करेगा? रोकता है उसे, धीमा करता है, गति देता है, या समाप्त कर देगा? आपको इसमें से सही उत्तर लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सही उत्तर कौन सा होगा? गति देगा। क्या करेगा? गति देगा। अधिगम विकास को क्या करता है? गति देता है। जब हम सीखेंगे तो विकास फिर और आगे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। आप अपना उत्तर चेक करें। अधिगम अनुभव विकास को तेज करता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 11। विकास अधिगम को कैसे प्रभावित करता है? जो हम सीख रहे हैं वो अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा? लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कैसे प्रभावित करेगा? सीमाएं तय करेगा, समाप्त करता है, रोकता है, अनावश्यक बनाता है। विकास अधिगम को कैसे प्रभावित करेगा? उसकी सीमा तय करेगा, या उसे खत्म कर देगा, उसे रोकेगा, अनावश्यक बनाएगा। तो ये नेगेटिव आंसर है। तो 11 में का जो ए वाला है वो सही हो जाएगा। हाँ, ये और ध्यान रखना है आपको, सीटेट में कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है ना। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 12। अधिगम का स्वरूप होता है। अधिगम का स्वरूप कैसा होता है? अस्थायी होता है, स्थायी होता है, स्थिर नहीं होता, जन्मजात होता है। तो सीखने का स्वरूप जो कैसा होता है हमारा, ये ध्यान रखना है आपको, स्थायी होता है। जो हम सीखेंगे वो स्थायी होता है। पढ़ी हुई चीज़ें हम भूल सकते हैं, लेकिन सीखी हुई चीज़ें नहीं भूल सकते। जैसे आपने किताब में पढ़ा साइकिल चलाना कैसे सीखें, लेकिन जब आपने साइकिल खुद चलाई और प्रैक्टिस में चलाई तो आप उसे भूलने वाले नहीं हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं
प्रश्न संख्या हमारा 13, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कागज कलम परीक्षण उपयोगी नहीं होते हैं। प्रभावी शिक्षा शास्त्र को बुद्धि को गुणा किया जा सकता है। बुद्धि को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कौन सा इसमें से प्रश्न उत्तर सही होगा? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, मतलब बुद्धि कई प्रकार का मतलब है आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, है ना। कागज और कलम परीक्षण का उपयोग नहीं कर सकते। हम जो पेपर के जरिए पता करना चाहते हैं कि आप में बुद्धि किस प्रकार की है, तो वो हम कागज कलम से नहीं कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षा शास्त्र से बुद्धि को गुणा किया जा सकता है और बुद्धि को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो बुद्धि कई प्रकार की होती है, ध्यान रखना, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक, देखिए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल नहीं, भाषाएं हो सकती है, तार्किक हो सकती है, सांगीतिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, अंतर्व्यक्तित्व हो सकती है। कई तरह की बुद्धि हमारे अंदर काम करती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 14, विकास किस प्रकार का होता है? विकास किस प्रकार का होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक मात्रात्मक या केवल मानसिक? इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? देखो, मात्रात्मक होता है मात्रा बढ़ना, जैसे हमारे शरीर में मात्रा बढ़ती है, छोटे हो तो वजन कम होता है, बड़े हो तो वजन ज़्यादा होता है, तो ये मात्रा हो गई। गुणात्मक क्या होता है? मल्टीपल में का मतलब है जैसे पहले हम 2 का टेबल आता था, अभी 4 का भी आता है, फिर 6 का भी आता है, और हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल हो गया। यह दोनों होता है, बताओ, दोनों होता है, तो विकास जो है वो दोनों होगा, गुणात्मक और मात्रात्मक। चले अगला देखिए, प्रश्न संख्या आपका 15, विकास प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया कैसी है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, काल्पनिक है, बनावटी है? किस प्रकार की होती है विकास प्रक्रिया? तो विकास जो बढ़ रहा है वो कृत्रिम होगा या प्राकृतिक होगा या काल्पनिक? काल्पनिक सोचा समझा, तो विकास काल्पनिक तो नहीं हो सकता, ये तो गलत ही होगा। प्राकृतिक होगा, नेचुरल। विकास कैसा होगा? नेचुरल होगा। आप जबरदस्ती विकास नहीं करा सकते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं, विकास प्राकृतिक रूप से होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 16 में क्या कह रहा है वो? विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकास और अधिगम मतलब विकास और सीखने में सबसे अधिक संबंध किस में है? विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम है, अधिगम विकास पर निर्भर नहीं करता। विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे से असंबंधित है। तो असंबंधित वाला तो समझ लो कि हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं लगाना आपको। नेगेटिव सबसे पहले हटा दो, इससे क्या होता है हमारे ऑप्शन जो है वो कम हो जाते हैं। अब 3 में से ढूंढना है हमें। तो पहला, विकास केवल जैविक परिपक्वता का कारण है। जैविक परिपक्वता का मतलब है जो हमारा शरीर बड़ा हुआ है, विकास केवल उसका कारण है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम चीज़ें सीख कर भी तो विकास करते हैं। अधिगम विकास पर निर्भर नहीं करता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब तक हमारा विकास नहीं होगा हम सीखेंगे कैसे? अब बच्चा बड़ा नहीं होगा तो साइकिल चलाना कैसे सीखेगा? तो विकास अधिगम के लिए आधार प्रदान करता है। विकास अधिगम के लिए क्या करेगा? आधार प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या चलते हैं, आप देखिए इसमें, विकास डेवलपमेंट में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। ये परिवर्तन अधिगम के लिए आवश्यक क्षमता को तैयारी प्रदान करते हैं। बिना विकास के प्रभावी अधिगम संभव नहीं है। विकास होगा उसके बाद अधिगम होगा। प्रश्न संख्या 17, यदि किसी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास उपेक्षित स्तर तक नहीं हुआ है तो इसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संज्ञानात्मक विकास उपेक्षित कहते हैं जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। तो अधिगम सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? अधिगम तीव्र हो जाएगा, अधिगम प्रभावित नहीं होगा, अधिगम सीमित और धीमा हो जाएगा, अधिगम केवल अनुकरणात्मक होगा। इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना है कि अगर संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है तो अधिगम भी सीमित और धीमा हो जाएगा, है ना। जब बच्चे का काम ही नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा तो अधिगम सीमित और कैसा हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोचने, समझने, समस्या समाधान की क्षमता से जुड़ा होता है। यदि यह विकास अपर्याप्त है तो बच्चा नई अवधारणाओं को समझने में कठिनाई महसूस करेगा, जिससे अधिगम सीमित व धीमा हो जाएगा। ठीक है जी, इसका यह उत्तर सही है व्याख्या। क्वेश्चन संख्या चलते हैं 18, अपसारी चिंतन डायवर्जेंट थिंकिंग के प्रतिमान उन बच्चों की पहचान करते हैं जो
डिसलेक्सिया होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लचीले होते हैं या दिव्यांग होते हैं। डिसलेक्सिया मतलब रिप्रेजेंट करने वाले, ये बीमारी होती है जो बच्चा खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। रचनात्मक होंगे यानी रचनाएं करने वाले, या लचीले, लचीले कहते हैं जो आसानी से ढल जाते हैं, और या दिव्यांग होंगे। तो अपसारी, अपसारी कहते हैं डाइवर्जेंट, मतलब जो ज़्यादा सोचते हैं। डाइवर्जेंट कहते हैं फैलाना किसी चीज़ को, है ना, कन्वर्जेंट इकट्ठा करना। तो यहाँ पे जो 18वां है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रचनात्मक। यानी बच्चे कैसे होंगे? रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव कहेंगे हम इन्हें। तो अपसारी चिंतन का अर्थ होता है एक समस्या में अनेक समाधान सोचना, जो रचनात्मक की प्रमुख विशेषता है। इसीलिए ऐसे बच्चे कैसे होंगे? क्रिएटिव होंगे। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19। अधिगम प्रक्रिया कैसा है? सीखना जो होता है वो प्रक्रिया कैसी होती है? जैविक होती है, अनुभव आधारित होती है, जन्मजात होती है, स्वाभाविक होती है? बताइए कौन सी होती है? जैविक होगी, जैविक मतलब जो बायोलॉजिकल है। अनुभव आधारित होगी, जो हम अनुभव से सीख रहे हैं, या जन्मजात होगी, जन्म से, या स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक मतलब अपने आप से होने वाली। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनुभव आधारित होती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा आप ज़्यादा सीखते जाएंगे। अधिगम का मतलब है अभ्यास, अधिगम अभ्यास एवं अनुभव से होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। ये सीटेट का पीछा हुआ क्वेश्चन है। शिक्षक अधिगम हेतु मूल्यांकन असिस्टेंट फॉर लर्निंग और अधिगम का मूल्यांकन असिस्टेंट ऑफ लर्निंग। अब देखो दो चीजें यहाँ पर, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग और असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम हेतु मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, दोनों का उपयोग किस उद्देश्य से करता है या करती है? सीटेट में पूछा गया है। तो अधिगम हेतु मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन, तो बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं को जानकर उसके अनुसार शिक्षण रणनीति चुनने के लिए, ये वाला आपका उत्तर सही हो सकता है। या निश्चित अंतराल पर बच्चे का प्रदर्शन आकलन करने के लिए, ये वाला हो सकता है। या बच्चों की प्रगति की निगरानी कर उनकी सीखने की कमियां दूर करने हेतु उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, या बच्चों की प्रगति एवं उपलब्धि स्तर जानने के लिए। बताइए कौन सा होगा? ये प्रगति का होगा या उपलब्धि का होगा? ये सी वाला इसका उत्तर सही है। बच्चों की प्रगति की निगरानी, पहले तो हम निगरानी रखेंगे बच्चे ने कितनी तरक्की की है। दूसरा, उसमें जो कमियां हो रही हैं उनको हम क्या करेंगे? दूर करेंगे, ताकि बच्चा अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। इसका व्याख्या देख लीजिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने में सुधार के लिए होता है, तथा असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपलब्धि मापने के लिए होता है। दोनों मिलकर प्रगति की निगरानी और लक्ष्य निर्धारण और लर्निंग गैप्स भरने में सहायता करते हैं। प्रश्न संख्या 21। विकास का स्वरूप कैसा होगा? व्यक्तिगत होगा विकास, सार्वभौमिक होगा, अस्थायी होगा, या असामान्य होगा? तो विकास जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। विकास कैसा होगा? सार्वभौमिक। अगला चलते हैं, तो इसका बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या हमारे पास 22। 22 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यानी सीसीई से, आपने देखा होगा हर बुक के ऊपर लिखा होता है सीसी। तो इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अभिन्न अंग है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यह विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर केंद्रित होता है, यह बच्चों को धीमा, कमजोर, बुद्धिमान जैसे लेबल लगाने में सहायक होता है, और इसे भारत का शिक्षा का अधिकार अधिगम अनिवार्य किया गया है। इसे भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो अनिवार्य किया गया है, यह उसका उत्तर है में, यानी ये वाला सही होगा। तो 22 का जो उत्तर होगा ये होगा कि यह बच्चे को धीमा, कमजोर एवं बुद्धिमान जैसे लेबल लगाने में, देखो कभी किसी भी बच्चे को लेबलिंग नहीं करनी है आपको क्लास में, तो ये नेगेटिव आंसर है, ये गलत होगा, ध्यान रखना है। ये वाला हमारा गलत है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कभी भी बच्चे को आपको लेबलिंग का नहीं करनी है कि आप कमजोर हैं, ये होशियार हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इस तरीके से क्लास में। और नेगेटिव आंसर कभी नहीं देना है आप, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है, ध्यान रखना। देखो इसमें लिखा भी है, सीसी का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास करना है, ना कि उन्हें किसी श्रेणी या बांटना या लेबल लगाना। लेबलिंग सीसी की मूल भावना के एकदम विरुद्ध है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या है आपका, अधिगम का स्वरूप कैसा होता है? अधिगम का स्वरूप सार्वभौमिक होगा, व्यक्तिगत होगा, जैविक होगा, या प्राकृतिक होगा? बताओ, स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पर। अधिगम कैसा होता है, यानी अधिगम का स्वरूप कैसा होता है? तो अधिगम का स्वरूप होगा सार्वभौमिक, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
नहीं, अधिगम का स्वरूप होगा व्यक्तिगत, यानी बी वाला उत्तर इसका सही है, ए वाला नहीं है, बी वाला उत्तर इसका सही है ना। अधिगम का स्वरूप कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत। प्रश्न संख्या है हमारे पास 24। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अति सक्रिय हाइपर एक्टिव बच्चे की सीखने में सहायता के लिए उपयुक्त तो नहीं है? हाइपर एक्टिव बच्चा कैसा है? यहाँ पर हाइपर एक्टिव है, सीखने में बहुत तेज है, उसके लिए कौन सा सही नहीं है? सीखने में वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना, दैनिक दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना, बेचैनी के लिए बार बार, देखो डांटने वाला ऑप्शन हटा दो इसे, मैंने कहा नेगेटिव आंसर आपको पहले ही काट देना है, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कभी नहीं लगाना। कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय भागों में बांटना। तो जो बच्चा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उसके लिए आप कौन सी श्रेणी का सीखने वाला रखेंगे? तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, नहीं, तो नेगेटिव आंसर हमारा ये वाला है, यही वाला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अगर ऊपर नहीं पूछ रहा है तो। प्रश्न संख्या चलते हैं। देखो, अति सक्रिय बच्चों को बार बार डांटना उनकी समस्या को बढ़ा सकता है, उन्हें सकारात्मक, सहायक एवं संचरित वातावरण की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 25। आप अपने पता लगाइएगा 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 25। विकास पहले अधिगम बाद में, यह विचार किसका है? किसने दिया था कि विकास पहले होगा अधिगम बाद में होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विकास और बाद में अधिगम। प्रश्न संख्या चलते हैं 26। अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, यह विचार किसका है? अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है, किसका विचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लैब बायस की, यानी बी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं आप 27। ये आप पढ़ लीजिएगा, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने जो वाक्यांश कहे वो जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या, कक्षा में रचनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप आधारित होता है उनके अतिरिक्त समय देने पर, उन्हें प्रति स्नेहशील होने पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक शिक्षण विधियों पर। तो रचनात्मक एवं प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या है? क्योंकि उन्हें क्लास से तुम्हें थोड़ा सा अलग ट्रीट करना पड़ेगा, तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक शिक्षण विधियां उपयोग करने पर। उन्हें खाली नहीं बिठाना है, ध्यान रखना है, वो ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा सिखाना भी उन्हें थोड़ा सा अलग से। तो यहाँ पे लिखा है, देखो, रचनात्मक एवं प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौतीपूर्ण, लचीला एवं प्रेरक शिक्षक रणनीति की आवश्यकता होती है जिससे उनकी क्षमता को पूरा किया जा सके। ठीक है। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध में सही रूप को नहीं दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही रूप को दर्शाता है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जबकि अधिगम अस्थायी होता है। गलत है, अधिगम स्थायी होता है ना, आपने भी पढ़ा है कि अधिगम कैसा होता है? स्थायी होता है। अधिगम विकास को प्रभावित करता है और विकास अधिगम को, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अधिगम केवल विद्यालय तक सीमित रहता है, ये गलत है। कि अधिगम हम बाहर भी करते हैं, विकास केवल, ये भी गलत है। तो हमारा बी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। देखो, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित प्रक्रिया हैं। जहां विकास अधिगम की क्षमता प्रदान करता है, वहीं अधिगम अनुभवों के माध्यम से विकास को भी प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 29 जो कि सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के से आने वाले बच्चों को किस प्रकार के कक्षा वातावरण की आवश्यकता होती है? अब देखो, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित मतलब जिनमें सामाजिक और आर्थिक कमी है बच्चों में, उन बच्चों को आप क्लास में कैसे ट्रीट करेंगे? उनके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व देने और उसका उपयोग करके इस तरीके से करेंगे, या उनकी भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित, देखो ये वाला अगर शब्द किसी भी ऑप्शन में लिखा हो तो उसको भी आपको गलत वाली श्रेणी में ही रखना है, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर है तो उसी को सही करना है। क्योंकि कभी भी बच्चे को किसी को हतोत्साहित नहीं करना है, जैसे कि तुम्हारे बस की बात नहीं, हटो, तुम नहीं कर सकते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ताकि वो मुख्य धारा की भाषा में सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर देखो फिर वर्गीकृत आ गया, सीसी के खिलाफ है। किसी भी बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है, क्लास में सभी बच्चे समान हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाने वाला, तो आपकी भूमिका होनी चाहिए कि उनके सांस्कृतिक एवं भाषाई ज्ञान को महत्व दें और उसका उपयोग करें। उपयोग का मतलब बाकी बच्चों को भी वो सीखने का मौका दें। ठीक है। समावेशी कक्षा पर ध्यान देना है हमें। देखिए यहाँ पर व्याख्या, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का सांस्कृतिक एवं भाषाई अनुभव उनकी ताकत होती है। ताकत का मतलब है वो उस चीज को समझते हैं। ठीक है, आप उन्हें उसी में समझाइए। समावेशी कक्षा वही होती है जो उनके पूर्व ज्ञान को महत्व दे और सीखने में उनका
उपयोग करें। प्रश्न संख्या आपके पास 30 और अंतिम क्वेश्चन है, आप अपने चेक करिएगा कितने लगाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। सही कथन चुनिए, इनमें से सही कथन कौन सा है? विकास अधिगम पर निर्भर नहीं करता है, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, विकास व अधिगम असंबंधित है, विकास व अधिगम परस्पर जुड़े हैं। तो सही कथन कौन सा है? विकास अधिगम पर निर्भर नहीं करता, अधिगम विकास से स्वतंत्र है, या अधिगम, देखो ये डी वाला उत्तर एक सही है, क्योंकि अधिगम विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमने पूरे उसमें पढ़ा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सेट हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।